हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में क्लास 4 के लेसन 8 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 है ओणम के रंग। तो बातचीत के लिए क्वेश्चन है ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ओणम का त्यौहार श्रावण महीने की श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ओणम का त्यौहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है। तो यह त्यौहार राजा महाबली की कथा पर आधारित है, जो बहुत अच्छे और दानी राजा थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो आंसर होगा मैं दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा और ओणम जैसे त्यौहार मनाता हूँ या फिर मनाती हूँ। तो आप जो भी त्यौहार मनाते हैं उनके नाम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको कौन सा त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों। तो जो भी त्यौहार आपको सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों लगता है तो आप इसके बारे में लिखेंगे। तो जैसे कि मुझे होली सबसे अच्छा त्यौहार लगता है क्योंकि इस दिन हम रंगों से खेलते हैं, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। होली के दिन कोई गुस्सा नहीं करता, सब खुश होते हैं। मुझे अपने दोस्तों और परिवार के साथ रंग खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है त्योहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं। तो त्योहार वाले दिन मैं जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ, नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, घर सजाता हूँ और स्वादिष्ट खाना खाता हूँ। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाता हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चिन्ह बनाइए। तो यहाँ पर प्रश्न है बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्यौहार आरंभ हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बच्चे सुबह सुबह नहा धो लेते हैं, बच्चे उपज की कटाई में सहायता करते हैं, बच्चे आंगन में पुक्कलम यानी कि फूलों की रंगोली बनाते हैं, या फिर बच्चे समुद्र तट पर घूमने के लिए जाते हैं। तो आंसर होगा बच्चे आंगन में पुक्कलम यानी कि फूलों की रंगोली बनाते हैं। तो आप इस तरीके से सूरज यहाँ पर बना देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है महाबली ने वामन से कौन सा वरदान मांगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर ओणम के त्यौहार में भाग लेने का, 3 पग भूमि देने का, अपनी प्रजा को सुखी संपन्न देखने का, अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का। तो इसका आंसर होगा अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का। तो यहाँ पर सूरज का चित्र बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद ही हटा दी जाती हैं, क्यों हटा दी जाती हैं। तो ऑप्शन है महाबली की पूजा केवल 3 दिन ही होती है, या फिर तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, उनका राज्य पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों जगह फैला हुआ था, या फिर कलाकृतियों का सौंदर्य 3 दिन से अधिक नहीं रहता। तो इसका आंसर होगा तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर एक आपको करके दिखाया गया है पुक्कलम। तो क्या है, फूल पत्तियों तथा तरह तरह के सूखे रंगों से भूमि पर बनाई गई रंगोली, इसे अल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द्रोण पुष्प। तो ये क्या है, इसे हम मैच करेंगे इसके साथ में। इसे गोफा, गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह औषधीय पुष्प वर्षा ऋतु में फलता फूलता है। इसके पौधे की गांठों पर सफ़ेद फूलों के गुच्छे होते हैं। तलपंतुकली, तो इसे हम इसके साथ मैच करेंगे। इस खेल में नारियल के पत्तों से बनी गेंद, जिसे स्थानीय भाषा में पंथु कहा जाता है, एक दल के खिलाड़ियों द्वारा अपने सिर के ऊपर से फेंकी जाती है और दूसरे दल के खिलाड़ी उसे लपक कर पकड़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है किलिंत टट्टुकली। तो यहाँ पर इसे हम मैच करेंगे इसके साथ में। इस खेल में भूमि पर आयताकार आकृति बनाई जाती है, जिसे लंबाई में पंक्ति खींचकर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को किली की भूमिका दी जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है केकोट्टिकली। तो इसे हम मैच करेंगे इसके साथ में। यह तिरुवतिराकली नृत्य रूप का दूसरा नाम है। इस नृत्य में हाथ द्वारा ताली बजाकर ताल देने का विशेष महत्व है। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है त्रिविक्रम। तो इसे इसके साथ मैच करेंगे। किसे कहते हैं, तीनों लोकों को जीतने वाले विष्णु भगवान। अब यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ओणम के भोज में पायसम, सांबर, अवियल, तोरन, इनजी करी, ओलन, रसम, चिप्स, चोर यानी कि चावल आदि स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। पायसम
पायसम एक मीठा व्यंजन है। इसे दूध, चावल और गुड़ या फिर चीनी से बनाया जाता है। इसमें किशमिश और काजू डालकर सजाया जाता है। यह बहुत स्वादिष्ट और ख़ास मिठाई होती है जो ओणम पर जरूर बनाई जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न है, आपके राज्य में कौन से त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्योहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती हैं? तो आंसर होगा, मेरे राज्य में दिवाली और होली बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। ओणम और इन त्योहारों में से कुछ बातें मिलती जुलती हैं, जैसे सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई और सजावट करते हैं, स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, ओणम में गाए जाने वाले लोकगीत में महाबली के शासन की किन किन विशेषताओं का उल्लेख है? तो आंसर होगा, लोकगीतों में महाबली के शासन की ये बातें बताई जाती हैं। सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे, कोई धोखा, झूठ या पाप नहीं करता था, सभी बराबरी का व्यवहार करते थे, प्रजा बहुत खुश और सुरक्षित महसूस करती थी। अब यहाँ पर प्रश्न है, पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे? तो इसका आंसर होगा, महाबली ने वरदान मांगा कि वह हर साल अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आ सकें। इससे पता चलता है कि वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें बार बार देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है? तो पाठ में बताया गया है कि खेतों में धान की फसल पक जाती है, फूल खिलने लगते हैं, वातावरण में ताजगी और खुशबू भर जाती है। इससे लगता है कि जैसे प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मधुर स्मृतियाँ। अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता लगाइए कि वे अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके प्रसन्न होते हैं। उन बातों को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आप भी अपने घर वालों से बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि वे अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके खुश होते हैं। तो आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने दादी और पापा से बात की। दादी ने बताया कि उन्हें अपने बचपन का समय बहुत अच्छा लगता था। गांव में ओणम जैसे त्यौहार मिलजुल कर मनाते थे, सब साथ में पायसम खाते थे और फूलों की रंगोली बनाते थे। पापा ने कहा कि जब वे स्कूल में अच्छे नंबर लाते थे और उनके टीचर उन्हें शाबाशी देते थे तो वो पल उन्हें बहुत याद आते हैं। उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना और त्योहारों पर घूमना बहुत पसंद था। इन बातों को याद करके वे आज भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आपके घर के सदस्य आपकी किन बातों से प्रसन्न होते हैं? वे आपकी प्रसन्नता के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं? आप उनके प्रति आभार कैसे व्यक्त करते हैं? तो आंसर होगा, मेरे घर के सदस्य तब खुश होते हैं। तो आपके घर के लोग आपकी किन बातों से खुश होते हैं और वो आपकी खुशी के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं, तो आप जो है लिखेंगे। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? मेरे घर के सदस्य तब खुश होते हैं जब मैं अच्छे नंबर लाता हूँ, समय पर काम करता हूँ या करती हूँ और सभी की मदद करता हूँ। वे मेरी खुशी के लिए मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाते हैं और साथ में समय बिताते हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उनकी बात मानती हूँ और प्यार से व्यवहार करती हूँ। यही मेरा आभार व्यक्त करने का तरीका है। अब यहाँ पर जो है आइए अपने देश के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय और लोक नृत्यों की पहचान करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये लोक नृत्य है कौन सा? भरतनाट्यम, जो कि कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का। यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में ये नृत्य है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ये है कथकली, जो कि केरल का मुख्य नृत्य है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम भी जो नृत्य है वो केरल का है। ये है यहाँ पर ओडिसी, ओडिशा का नृत्य है। लावणी महाराष्ट्र में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट पिक्चर में है बिहू। तो बिहू कहाँ का नृत्य है? ये है असम का। और यहाँ पर ये है भांगड़ा, जो कि पंजाब का मुख्य नृत्य है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये है गरबा, जो कि गुजरात का है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है। उसके बाद है छऊ, जो छऊ नृत्य है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। अब यहाँ पर है देश हमारा एक, रंग इसके अनेक। प्रश्न है, पाठ में आई उस पंक्ति को चिन्हित करके लिखिए जिससे यह पता चलता है कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा हुआ त्योहार है। तो यहाँ इसका आंसर होगा, खेतों में धान पकने लगते हैं, किसान अपने खेतों में खुशी खुशी काम करते हैं। यह पंक्ति दर्शाती है कि ओणम का त्योहार फसल की कटाई और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है,
कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपस में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि हमारे देश में खेतों की उपज से जुड़े और कौन कौन से त्यौहार हैं। ऐसे त्योहारों की सूची भी तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से सूची तैयार करेंगे। त्योहार है पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। मुख्य फसल है इसका, धान की कटाई की खुशी में इसे मनाया जाता है। मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। इसे फसल कटाई और सूर्य पूजा इसमें की जाती है। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है। गन्ना और गेहूं की फसल की शुरुआत इस त्योहार में होती है। बिहू यानी कि माघ बिहू, जो कि असम में मनाया जाता है, जिसमें फसल कटाई के बाद इसका उत्सव मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब का त्यौहार है, गेहूं की फसल की कटाई का ये पर्व है। ओणम केरल में मनाया जाता है, नई फसल की प्राप्ति की खुशी में इसे सेलिब्रेट करते हैं। नुआखाई ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ का त्यौहार है, ये नई फसल का स्वागत करता है। उसके बाद है थाई पोंगल, तमिलनाडु का त्यौहार है, किसान और सूर्य भगवान की पूजा इसमें की जाती है। अब यहाँ पर आगे है उपज से जुड़े निम्नलिखित त्यौहार भारत के किन किन राज्यों में मनाए जाते हैं, उनके नीचे दिए गए रंगों के द्वारा उन्हें मानचित्र में दर्शाइए। तो यहाँ पर ओणम जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, इसे पीले रंग से भरेंगे। तो ओणम मनाया जाता है केरल में। उसके बाद है लोहड़ी, तो लोहड़ी जो है कहाँ पर मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में। तो यहाँ पर जो है ये है पंजाब। उसके बाद नेक्स्ट है पोंगल, तो पोंगल जो है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तमिलनाडु का। तो यहाँ पर ये है तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ पर है सांकेन, तो सांकेन जो है, सांकेन कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। तो यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है बिहू, तो बिहू है असम का। तो यहाँ पर ये है असम। उसके बाद है नेक्स्ट छठ, तो छठ जो है कहाँ का है, छठ है झारखंड का। तो यहाँ पर ये है झारखंड। नेक्स्ट है फूलदेई, तो फूलदेई है उत्तराखंड का। तो यहाँ पर गुलाबी रंग भरेंगे, तो ये है उत्तराखंड का। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ओणम पर गाया जाने वाला लोकगीत यहाँ पर दिया गया है। तो आइए यहाँ पर इसे पढ़ेंगे। मलयालम लोकगीत का हिंदी रूप है ये। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शब्दों का चमत्कार। पाठ में आए कुछ वाक्यों के अंश नीचे लिखे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। हल्की हल्की बयार के झोंके, ऊंचे ऊंचे दीपदान, नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्प। इन वाक्यांशों में हल्की, ऊंचे तथा नन्हे शब्दों का 2 बार प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का एक बार प्रयोग करके पढ़ते हैं। हल्की बयार के झोंके, ऊंचे दीपदान, नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्प। अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि विशेषता बताने वाले शब्दों का एक साथ 2 बार प्रयोग करने से वाक्य में किस प्रकार का विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। आप भी ऐसे कुछ वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। मीठी मीठी बातें सबको अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे चलो रास्ता फिसलन भरा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यांशों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पूर्व दिशा में सह पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं। उपयुक्त वाक्यों में चमकना, मंडराना, थमना शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। तो आप इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बना सकते हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं। मंडराना, मधुमक्खियां फूलों के पास मंडरा रही थीं। थमना, अचानक बारिश थम गई और धूप निकल गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्दों को यानी कि विशेषण को छांटकर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि सफ़ेद द्रोण पुष्प, तो इसमें यहाँ पर विशेषण है सफ़ेद। बच्चे मूर्तियों को सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजा रहे थे। अब अन्य जो है आपको इसी लेसन से छांट कर लिखने हैं। जैसे कि ठंडी, बारिश के बाद ठंडी हवा चलने लगी। तेज तेज हवाओं ने पेड़ों की डालियां हिला दी। रंग बिरंगी, बगीचों में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। हल्की हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, केरल की मुख्य भाषा मलयालम है।
इस शब्द को उलटकर पढ़ें तो भी यह मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे और भी शब्द हैं जो आगे पीछे से पढ़ने पर एक समान रहते हैं, जैसे सरस और जहाज। आप भी 5-5 की टोलियों में ऐसे और शब्द खोजिए। तो ऐसे अन्य शब्द हैं नयन, कड़क, नमन, टाटा, जलज। अब यहाँ पर नेक्स्ट है त्योहार और सामूहिकता। इस पाठ को पुनः पढ़िए, यानी कि दोबारा पढ़िए और उन पंक्तियों को चिन्हित कीजिए जिनसे यह भाव निकलता है कि त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। सभी लोग ओणम मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं, जैसे कि फूल एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना आदि। प्रीतिभोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलकूद, कविता, प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आपके विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी कक्षा को दिया गया है। तो सभी सहपाठी मिलकर योजना बनाइए कि वन महोत्सव के आयोजन हेतु क्या क्या किया जाएगा। तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करना, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण पर नाटक या गीत प्रस्तुत करना, रंगोली प्रतियोगिता यानी कि प्रकृति विषय पर, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए वृक्षारोपण सत्र। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वन महोत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। तो आप इस तरीके से आमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। सेवा में अभिभावक महोदय या महोदया, हमें खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन तारीख, यहाँ पर तारीख लिखेंगे जिस दिन भी किया जाएगा, को किया जा रहा है। आप सभी को इस कार्यक्रम में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया जाता है। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। स्थान विद्यालय प्रांगण। विशेष आग्रह, अपने साथ एक पौधा लाने की कृपा करें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक होगी। धन्यवाद। आपका नाम, कक्षा 4, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि रिया, क्लास कक्षा 4, विद्यालय का नाम, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, दिए गए स्थान पर पुक कलम, यानी कि आप यहाँ पर रंगोली बनाएंगे सुंदर सी, उसमें सुंदर से रंग भरेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आप अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो आप आंसर देंगे इस तरीके से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य या गायन करके, सजावट टीम में शामिल होकर मैच या प्रांगण को सजाना, प्रदर्शनी में अपनी कला या हस्तशिल्प प्रदर्शित करना। यह भी जानिए, नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर केरल के बारे में अध्यापकों और पुस्तकालयों की सहायता से कुछ और जानकारी आपको जुटानी है। तो यहाँ पर केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। उसके बाद यहाँ केरल की भाषा है मलयालम। परिधान और वस्त्र हैं मुंडू, कसाबू साड़ी, यानी कि पुरुषों के लिए मुंडू और स्त्रियों के लिए कसाबू साड़ी। मुख्य फसल नारियल, धान और कॉफ़ी की है। राजधानी केरल की है तिरुवनंतपुरम। त्योहार ओणम मनाया जाता है। सीमांत प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वामन शब्द का प्रयोग सामान्यतः छोटे कद के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। महाबली ने संभवतः विष्णु के वामन रूप को देखते हुए ही उन्हें 3 पग भूमि दान देने का निर्णय किया होगा। हम भी किसी के शारीरिक रंग रूप को देखकर उसकी क्षमता के बारे में विशेष धारणा बना लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होती। कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कीजिए और उनकी एक सूची बनाइए जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। तो शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद महान उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पर जो है स्टीफन हॉकिंग हैं, जो कि मोटर न्यूरॉन डिजीज, बोलने और चलने में असमर्थ थे। प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञान में उन्होंने उपलब्धि हासिल की। हेलन केलर जन्म के कुछ समय बाद ही दृष्टिहीन हो गई और बधिर हो गई। उनकी उपलब्धि है लेखिका, समाजसेवी व प्रेरणा स्रोत बनी। सुधा चंद्रन पैर में दुर्घटना के कारण कृत्रिम पैर लगाया गया, प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं। लुई ब्रेल दृष्टिहीन, जो कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। निक वुजिकिक बिना हाथ पैर के जन्म हुआ। प्रेरक, वक्ता, लेखक और समाज सेवी बने। गिरीश शर्मा पैर गंवा चुके दुर्घटना में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी। उसके बाद दीपा मलिक कमर से नीचे अपंग और पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता बनी।
अरुणिमा सिन्हा ट्रेन दुर्घटना में पैर गंवाया, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग महिला बनी। रविंद्र जैन जन्म से दृष्टिहीन, महान गीतकार, संगीतकार और गायक बने। विल्मा रुडोल्फ पोलियो से ग्रसित बचपन में ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक दौड़ में जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। तो ये थे लेसन 8 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।